हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 500। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जो इसके आगे के दो चैप्टर्स में बहुत ज्यादा ही बकवास की गई है। उन दो चैप्टर्स में बस इतना है कि सभी लोग भागते हैं और पकड़े जाते हैं। सब पकड़े जाते हैं बट जूफेन को छोड़कर सबके सब पकड़े जाते हैं। चूकिन, चैन, फिन्स, यूलिंग, यूयर, कुइलेंग और बाकी सब लोग। बस जूफेन नहीं पकड़ा जाता है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डीप केव को दिखाया जाता है और उस गुफा में सभी लोग कैप्चर थे। और सुइरुआ जो कि अभी अभी जस्ट पकड़ी गई थी, वो अपनी आई को खोलती है। और भी जो लोग थे वहाँ पर वो लोग भी अपनी आंखों को खोलते हैं। जब वो लोग अपने सामने देखते हैं, उनके सामने एक क्रीपी स्माइल करे रेड बालों वाला आदमी खड़ा होता है। और ये वही लड़का था जिनसे ये लोग 2 हफ्ते पहले मिले थे। और साथ ही साथ एक फेमिलियर वुमन उस इंसान के घिनौने रूप के नीचे चिल्ला रही थी। फिर सुइरुआ होती है, वो कहती है जूनियर सिस्टर। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है हमीने उसे जाने दो। सुइरुआ को पावरलेस महसूस हो रहा था। वो उसके पास उसको बचाने के लिए नहीं जा पा रही। उसे पता चलता है कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो सैप्ड हो चुकी है। फिर जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हो, तुम्हारा नंबर भी जल्दी ही आएगा। और सुइरुआ अपनी जूनियर सिस्टर की हालत देखकर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर जो चू किन चैन होते हैं और डैनर होती है, वो लोग भी अपनी आंखें खोलती है। वो लोग भी सेम देखती है। और दूसरी तरफ जो डीमन स्कैमिंग सेक्ट का ग्रुप था, उसमें सिर्फ वुमेन ही कुछ उसके खिलाफ बोल रही थी। जो दूसरे लोग थे वो लोग बस शांति से देख रहे थे। फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है हम लोग तुम्हें नहीं जानते, नहीं तो हम इन्हें जानते हैं और तुमको जो कुछ करना है इनके साथ वो कर सकते हो, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। फिर जो उनके सामने वो आदमी होता है वो कहता है मैंने तुम लोगों को देखा था कि तुम लोग भी इनकी मदद कर रहे थे। तुम लोग ऐसा मत दिखाओ कि तुम लोग किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। हम लोग डिफरेंट हैं, हमें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। और तो और इससे कौन ही केयर करता है। तुम लोग अब मेरी केव में हो, इसका मतलब है कि तुम मेरे शिकार हो और अब ये मेरी इच्छा पर है। फिर वो रेड बालों वाला ये कहकर हंसने लगता है, अपने एक्शंस पर और भी एफर्ट्स लगाने लगता है, जिससे कि वो लड़की रोने लगती है। आखिरी बार स्लम्पिंग से पहले उसकी जितनी भी बॉडी होती है वो कुछ सेकंड में ही धूल बन जाती है। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है क्या ये यिन को खींच रहा है। और फिंडियन कहता है इस गाय ने इस आर्ट को सीखा है, इसका मतलब हम लोग सेफ है। हाँ। और फिर तभी जो रेड हेड वाला आदमी होता है वो खड़ा होता है, फिर एक लड़के के एसेंस को खींच लेता है। और फिर उस लड़के के साथ भी वैसा ही होता है, वो भी सूख कर मर जाता है। फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है क्या अब इसने यांग को भी खींच लिया। और अब जो फिंडियन था वो बस उस लाल बालों वाले आदमी को ही देख रहा था। और फिर उससे एक सवाल पूछते हुए कहता है तुम लड़का हो या लड़की हो क्या, और क्या सिर्फ तुम एक को नहीं चुन सकते जिससे कि हम लोगों में से कम किसी को जीने का मौका मिले। फिर जो वो रेड बालों वाला आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है मैं यिन और यांग दोनों को ही ले सकता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी इथेरियल स्टेज का भी यैन को लेने आऊंगा तुमसे, और ये एक ट्रीट से कम नहीं होगा। हाँ। और फिर जो फिंडियन होता है वो अपने सैंक फेस के साथ अपने साथियों की तरफ देखता है, उनके भी चेहरे उतरे हुए थे। फिर फिंडियन कहता है मैं एक माइटी इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट हूँ, क्या मैं एक किड के हाथों अपने इंड को फाइंड करूंगा, ये कितनी ही शर्म की बात है। फिर फिंडियन गुस्सा होते हुए कहता है जूफेन मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुमने कहा था तुम हमें बचाओगे और अब तुम कहाँ चले गए हो। और सभी लोग भी यही सोच रहे थे जूफेन उन्हें बचाने आएगा किसी ना किसी सोल्यूशन के साथ। फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी वो फिंडियन को इग्नोर करके अपनी पैंट को पुल करता है और मुस्कुराते हुए लड़कियों की तरफ टर्न हो जाता है, पर्टिकुलरली यूयर की तरफ। फिर वो कहता है क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो। फिर उस लाल बालों वाले आदमी उसकी तरफ उसके पैर और हाथ को तोड़ने के लिए जाने लगा। और फिर जब वो उसके पास जाता है तब वो शॉक हो जाता है, आखिरकार तुम एक लड़की कैसे हो सकती हो, तुम इतनी हार्ड कैसे हो सकती हो, आखिरकार तुम्हारी बॉडी किस चीज की बनी है। फिर तभी जो यूयर होती है वो कहती है तुम्हारा यहाँ पर मजाक बन चुका है और सॉरी बट मास्टर ने हम सबको ज़ॉम्बी पिल दी है, इसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड बन चुकी है, अब अपनी ब्रीथ को वेस्ट करना बंद करो। फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कहता है अभी भी तुम्हारा बास्टर्ड मास्टर बाहर है और मैं किसी के डिसिपल्स को पनिश करता हूं और सिर्फ अपना आनंद लेने के लिए, और तुम्हारे मास्टर ने तुमको ऐसा बना दिया। फिर वो लाल बालों वाला आदमी गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ और उसे तुम्हें ठीक करने के लिए कहो। और फिर तभी जो कोई लैंग होता है वो कहता है चिल्लाना बंद करो, वो यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ पर चलने दो, हमें मूव करने दो, अगर हम लोग मूव नहीं करेंगे तो फिर जल्द ही हम लोग पत्थर में बदल जाएंगे और पत्थर बन के जल्द ही मर जाएंगे। और फिर जो वो रेड बालों वाला आदमी होता है वो कहता है क्या वही लड़का तुम्हारा मास्टर है, आखिरकार वो तुम्हारा मास्टर कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टीवेशन तो उससे ज्यादा है। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है हमें ज़ॉम्बी पिल खिलाकर उसने हमें कंट्रोल में रखा है, वही तो मैं तुमको बता रहा हूँ। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कोई लैंग के चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहता है तुम परेशान मत हो, वो लड़का मेरी एरे में फंस जाएगा और कुछ दिनों बाद फिर वो
तुम्हें ठीक भी कर देगा और तब मजा आना स्टार्ट होगी। और वो लाल बालों वाला आदमी यूयर और बाई लियान को वो एक मुस्कान के साथ देखता है। जो वो दोनों थे भी उस आदमी को घूर कर देख रहे थे और फिर राहत की सांस लेते हुए कहते हैं ये ज़ॉम्बी पिल बहुत ही कमाल की चीज है। इस पिल की वजह से उन दोनों की जान बच चुकी है। और फिर अब वो लाल बालों वाला आदमी मिस्टिकल हेवन सेक्ट की साइड जाता है और फिर वो सुइरुआ के पास आता है, उसके गालों को छूता है और फिर डैनर के गालों को और फिर सभी वुमेन्स को। और फिर वो कहता है कितने स्मूथ और कितने सॉफ्ट है और इन्हें ही तो वुमेन कहते हैं। और फिर कुछ चिल्लाते हुए कहता है साले तो वहीं पे रुक जा, उन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना। उस दिन मैंने तुम्हें इंसल्ट किया था, अगर तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ करो। और ये और कोई नहीं वो यंग मास्टर बोल रहा था जिसे ये लड़कियां ढूंढ रही थी, जो खो गया था। और जो यंग मास्टर की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। और फिर जो सुइरुआ होती वो चिल्लाते हुए कहती है बास्टर्ड आखिर तुमने हमारे यंग मास्टर के साथ क्या किया। और उसे देखकर सुइरुआ का फेस एकदम लाल हो चुका था गुस्से के मारे। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कहता है जो ह्यूमंस होते हैं वो भी थोड़े से डिमोनिक होते हैं हम लोगों के जैसे। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम्हारे जूनियर सिस्टर की जिनको टेस्ट किया है। और फिर सुइरुआ और जो उसके पास जितने भी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं क्या, सब लोग यंग मास्टर की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग कहते हैं क्या ये भी डिमोनिक बन चुका है, डीमन के जैसे फिल्थी हो चुका है। और फिर यंग मास्टर के बगल में जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं चुप हो जाओ, हमारे यंग मास्टर कभी भी तुम्हारे स्कीम में नहीं फंसेंगे और कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और फिर जो सुइरुआ होती है वो कहते हैं एल्डर जून क्या आप ठीक है। और फिर हमें यंग मास्टर की साइड में 3 एल्डर्स को दिखाया जाता है, 2 4th लेयर के होते हैं इथेरियल स्टेज के और एक 5th लेयर का होता है इथेरियल स्टेज का। और उनकी आंखों में देखने से वो लोग शांत लग रहे थे और जो एल्डर जून थे वो उनके लीडर थे। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है उन एल्डर्स के पास जाते हुए कहता है हर एक इंसान के अंदर एक डीमन छुपा हुआ होता है और अब तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो डिमोनिक कल्टिवेटर बन चुका है। अब आके फ्यूचर में तुम्हारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट फ्यूचर में डिमोनिक सेक्ट बन जाएगा। हा हा। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं जो हमारे यंग मास्टर है वो अभी भी बहुत ज्यादा यंग और नेव है, भले ही उन्होंने मिस्टेक की है एंड देयर इज नो वे ही विल वॉक द सेम पाथ टू हेल एज यू डीमंस, जैसे कि तुम डीमंस इस पाथ पर चलते हो हमारे यंग मास्टर ऐसी गलती नहीं करेंगे। और फिर जो रेड बालों वाला आदमी होता है वो कहता है जो तुम्हारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट का छोटा सा लड़का दूसरे सेक्ट इसे देखकर हंसेंगे, ये एक ऐसा राइटियस कल्टिवेटर इसने सीखा है जिनको शक करना और वो भी अपनी सेक्ट के सिस्टर से। और क्या ये फनी नहीं है। और ये सुनकर जो एल्डर होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और जो सोई थी वो यंग मास्टर की तरफ देख रही थी। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया और मेरे अराउंड जो लवली लेडीज मैं अब उनके साथ एंजॉय करूंगा। और फिर वो कहता है चलो अब मुझे देखने दो मेरा अगला शिकार कौन होने वाला है। और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी सब डरी हुई थी क्योंकि जो भी उसका अगला टारगेट होगा वो अपनी लाइफ को खो देगा। और फिर उस लाल बालों वाले आदमी की आंखें चू किनचैन के ऊपर आके रुकती हैं और फिर वो चू किनचैन को देखते हुए कहता है ये पहली बार है जिसने मैं यानी कि यन मू ने ऐसी प्योर वुमेन को देखा है और मैं अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता और मैं अब वेट भी नहीं कर सकता एंजॉय करने के लिए। और जो चू किनचैन थी उसे बस कोल्ड आइज से देख रही थी। और फिर जो यन मू होता है वो कहता है एक स्पेशल वुमेन जो कि डर को भी फील नहीं करती है। और फिर जो चू किनचैन होती है वो कहती है मैं कैसे डर सकती हूँ जबकि मुझे पता है वो आके मुझे बचा लेगा। और फिर यनमू कहता है कौन, क्या वो रेडियन स्टेज का सेकंड लेयर कल्टीवेटर, क्या वो तुम्हें बचाएगा, क्या तुम सपने देख रही हो। और अब यनमू हंसते हुए कहता है अब तुम हार मान जाओ। हा हा। और जो चू किनचैन थी उसके लिप्स पर भी सेम स्माइल थी और चू किनचैन कहती है उससे तुम उसको इतनी अच्छे से नहीं जानते हो जितने अच्छे से मैं उसे जानती हूँ, वो कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता है। और वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो चू किनचैन की स्माइल को देखकर सभी लोग मेस्मराइज्ड हो गए थे। और तो और जितनी भी लड़कियां थी वो भी उसके चार्म से एस्केप नहीं कर पा रही थी। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है आखिरकार ये किसकी बात कर रही है। और यानमू अपने ओठों को चाटते हुए कहता है एंजल फेस तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और अब मैं वेट नहीं कर सकता और अब मैं बस तुमको पाना चाहता हूँ। और तो और मैं तुम्हें दूसरों की तरह धूल में नहीं बदलूंगा और मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखूंगा। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जूनियर सिस्टर चू किनचैन के बारे में ऐसा बोलने की। और फिर जो यनमू होता है वो यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो जाके वॉल पर लड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और जो वहाँ पर लड़कियां होती हैं वो कहती यंग मास्टर क्या आप ठीक हो। और फिर जो यनमू होता है उस लड़के से कहता है मैंने तुम्हें फन करने के लिए जाने दिया था और अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मेरी वुमेन की तरफ देखते हो, तुम यहाँ पर किसी और को ले सकते हो बस मेरी वाली को छोड़कर। और फिर जो यनमू होता है वो दोबारा से चू किनचैन की तरफ देखने लगता है उसी सेम स्माइल के साथ में और चू किनचैन से कहता है डार्लिंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा पर तुम इसके लिए जरूर
मुझसे भीख मांगोगी। हा। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका एक और एपिसोड मैं रात को अपलोड कर दूंगा। तो अब मिलते हैं रात को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और आई होप ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 501। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके देख सकते हो। जिन्होंने देख लिया है तो उनके लिए इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो येनमू होता है सिस्टर चू के पास जा रहा होता है और फिर वो अपनी सियान फायर को अपनी फिंगर्स में निकालता है और फिर उस सियान फिगर को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और फिर धीरे धीरे सिस्टर चू का शरीर गर्म होने लगा, जो उनकी आंखें थे वो सॉफ्ट होने लगी। और फिर जो एल्डर जिन होते हैं वो कहते हैं अपनी आंखें बंद करो, अपने इनर पीस को मेडिटेट करो और फ्लेम को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो। और जो ये फ्लेम है ये रेयर डिमोनिक फ्लेम है, इसे यिन येन यूनियन फ्लेम कहते हैं। ये कंट्रोल करते हैं यिन और येन को और इसने इस फ्लेम की मदद से हमारे यंग मास्टर को भी डिमोनिक बना दिया है। जो सभी लोग थे वो सब कुछ देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिए थे। सिस्टर चू की बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा और उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जो येनमू होता है वो सिस्टर चू से हंसते हुए कहता है, मन इसे देखो, ये लोग बहुत दूर है तुमसे और तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पा रहे। क्या तुम फ्लेम के सामने अभी भी सही हो? और जल्द ही तुम्हारा दिल के कंट्रोल में आ जाएगा। जल्द ही तुम एक वर्चुअल वुमेन से नेफू में बदल जाओगी, अप्सरा में बदल जाओगी। ये सब कुछ आज की रात के लिए है। और जो चू किंचन होती है वो उसको मॉक करते हुए कहती है बहुत ज्यादा शर्म की बात है, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सिस्टर चू थी वो एकदम शांति से बैठी हुई थी। फिर जो येनमू होता है वो अपनी फ्लेम को वापस ले लेता है और वो सिस्टर चू से कहता है क्या तुम्हारे पास एम्प्टी स्पिरिट बॉडी है? जो चू किंचन थी वो येनमू को कोल्ड स्माइल दे रही थी। येनमू एम्प्टी स्पिरिट बॉडी के बारे में बताते हुए कहता है जो एम्प्टी स्पिरिट बॉडी होती है हजारों सालों में एक बार आती है, ये बहुत ज्यादा रेयर होती है। इट टेक्स ऑल एनर्जी एंड नल देम, मतलब सभी एनर्जी को लेके नष्ट कर देती है। और ये बॉडी जिसके पास होती है वो डुअल कल्टीवेशन दूसरे बॉडी की बहुत ज्यादा मदद करती है, एडजस्ट करती है यिन एंड येन को और उन्हें गॉड लाइक डुअल डाओ कंपेनियन कहते हैं। और फिर जो येनमू होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तो बस यहाँ पर मौज और मस्ती करने के लिए आया था, मेरे हाथ तो सोना लग गया और अब मैं अपनी इंटायर लाइफ तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगा। तुम मेरा यिन और येन कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हो, जिससे कि मेरा यिन येन यूनियन फ्लेम में कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर तब मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। फिर जो येनमू होता है अपने आप को उसके ऊपर फेंक देता है, मतलब उसके ऊपर गिर जाता है सिस्टर चू के ऊपर और वो कहता है पहले मुझे तुम्हारा दिल चाहिए था बट अब मैं चेंज हो चुका है और अब मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो लोग पावरलेस थे और वो लोग कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। जो मिस चू होती वो येनमू से कहती है तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते ऐसे, और ये तुमने ही कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। जो मिस चू थी इस समय बहुत ज्यादा चिंता में थी, वो कहती है आखिरकार ये बास्टर जूफन कर क्या रहा है, आखिरकार उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। फिर तभी मिस चू के बॉडी से एक लाल कलर का कुछ निकलता है फ्लैश के जैसा, येनमू के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि येनमू दीवार पर जाके लड़ता है। जो येनमू होता है उसके चेस्ट में चोट लग चुकी होती है, शौक में चू किंचन की तरफ देख रहा होता है और कहता है क्या ही स्ट्रॉन्ग सोल है, इससे मेरी भी सोल हर्ट हो गई। मैंने तुम सबकी पावर को पूरी तरीके से सील कर दिया था, आखिरकार तुमने ये कैसे किया, तो और वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। और फिर कोई कहता है सॉरी ये मैंने किया था, जो भी क्रेडिट देना है वो मुझे दो। ये आवाज येनमू के पीछे से आ रही थी। फिर जब येनमू पीछे मुड़कर देखता है 100 मीटर की दूरी पर जो जू फैन था वो खड़ा हुआ था। जब सभी लोग जू फैन को देखते हैं सभी लोग वहाँ पर जू फैन का नाम लेने लगते हैं। कोई कहता है जू फैन, कोई कहता है स्टीवर्ट जू फैन, कोई कहता है ब्रदर जू फैन। तो सभी लोग कहते हैं तुमने बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया। वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुशी मना रहे थे और जो मिस्टिकल हेवन के सेक्ट के लोग थे वो लोग भी साथ में खुश थे। उनके सामने एक होप चमक उठी थी और वो लोग कहते हैं हमारा लॉर्ड सेवियर आ चुका है। वहाँ पर जो तीनों मास्टर थे, मतलब कि वो तीनों एल्डर्स और वो यंग मास्टर, वो तीनों उसको देख रहे थे और वो लोग थोड़ा कंफ्यूज थे। तो वो लोग होते हैं कहते हैं आखिरकार इसे ये लोग क्या समझते हैं, आखिरकार इसे ये लोग सेवियर क्यों कह रहे हैं। फिर जब वो लोग सिस्टर चू को देखते हैं तो सिस्टर चू की आंखें लव के साथ में भरी हुई थी, मानो कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही हो। जब यंग मास्टर ये देखता है तो वो अपने दांतों को पीसने लगता है और फिर तभी जो जुओ फैन होता है वो अपने फिंगर को फ्लिक करता है, रेड ग्लो को अपने पास वापस बुलाता है और फिर तभी सिस्टर चू से ब्लडी इन्फेंट होता है वहाँ से जू फैन के पास आ जाता है और फिर ब्लडी इन्फेंट वापस से जू फैन के अंदर चला जाता है। फिर जू फैन येनमू को मॉक करते हुए कहता है इस चू के अंदर ब्लड इन्फेंट को डाल के और उसे बलि का बकरा बना के आखिरकार उससे पैसा वसूल हो गया। फिर तभी जो येनमू होता है वो कहता है अच्छा तुम अलग इसलिए हुए थे कि तुम मुझे परेशान कर सको, तुमने मुझे फोर्स
फोर्स किया था तुम्हें स्प्लिट करने के लिए। ये सब तुमने इसलिए किया था कि तुम मुझे ढूंढ सको और इन सभी को बचा सको, और तुमने यूज किया अपने डिमोनिक क्रिएचर का मुझे ढूंढने के लिए। और फिर जो जुओ फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हम लोग एक विनर को पा गए और हम लोगों को बहुत पहले से पता था कि तुम्हें सबको परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। हमने तुम्हारे खेलने के लिए एक छोटा सा ट्रैप बिछाया था। मैंने तुम्हें जाना कि तुम सबको मारते नहीं हो, उनके साथ पहले खेलते हो फिर उन्हें तुम मार देते हो, और मैंने देखा तुम्हारा बहुत अच्छा दिमाग है, इसमें कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है क्योंकि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर, तुम्हें ये सब करने में मजा आती हो। और फिर जेनमू हंसते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे ही चुनूंगा, कि अगला शिकार मेरा मिस जू होगी, तुम्हें कैसे पता था। फिर जू फैन कहता है, क्या तुम स्टूपिड हो या फिर तुम अंधे हो कि तुम ऐसे सुंदर लड़की को नहीं देख पाओगे, और तुम्हें उसको देखने से ही क्लियर हो गया होगा कि वो कितनी ब्यूटीफुल और लवली है, तुम उससे बिना चुने रह ही नहीं पाओगे। और जब जू फैन की बातें मिस जू सुनती है तो वो शर्माने लगती है और अपनी आंखों को झुका लेती है, और मिस जू का दिल भी अभी वार्म एंड खुशी हो चुका था जू फैन की बातें सुनकर। तुम सब इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम सब तो सिंगल हो। फिर जो जेनमू होता है वो अपने तीत को घिसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छे से किया, और तुम बहुत ज्यादा रेयर हो क्योंकि मुझे पाप आया है, और ये मैं एडमिट भी करता हूँ। और तो और मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही है, तुम आखिरकार एरे से कैसे स्किप कर पाए। फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है, 7th ग्रेड एरे कुछ भी नहीं है और ये बस सीक्रेट स्टोन का यूज करने के जैसा है। फिर जो जुओ फैन होता है उन सबको स्पिरिचुअल स्टोन्स दिखाता है क्योंकि एनर्जी से भरे हुए थे और एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। जब मैं तुम्हारी एरे को फाइंड किया तब मैंने उसके अराउंड इन स्टोन्स को फेंक दिया, और तो और मैंने उसके ऊपर से 10th ग्रेड की एरे को फॉर्म कर दिया है। और एक तुम ही नहीं हो जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट स्टोन है, और इसमें ज्यादा हार्ड ही क्या है एक एरे के ऊपर दूसरी एरे को फॉर्म करना। और उस समय सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी जू फैन के हाथों में सीक्रेट स्टोन्स को देखकर, और वो सभी लोग बस जू फैन के हाथों में ही देख रहे थे उन सीक्रेट स्टोन्स को। उसका जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे उन्हें ये तो पता था कि जू फैन बहुत ज्यादा अमीर है, इतना ज्यादा अमीर होगा उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। उनके लिए बहुत ज्यादा ही विश्वास ना करने वाली चीज थी। और फिर जो जेनमू होता है वो भी हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा, वास्तव में 3 लोवर सेक्ट में एक एक्चुअल डिमोनिक कल्टीवेटर है, तो और तुमने मेरे गेम को भी बेकार कर दिया, और ऊपर से तुम एरेस के एक्सपर्ट भी हो, और तो और ऐसा कल्टीवेटर मिलना सुपीरियर 3 सेक्ट में भी बहुत ज्यादा रेयर है। फिर जेनमू जू फैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमारे पास दुनिया भर का सारा दिमाग तो है, तुम बहुत ज्यादा शार्पेस्ट और चालाक भी हो, वो सब कुछ बिना स्ट्रेंथ के कुछ भी काम नहीं आएगा। तुम सबसे अच्छा कर सकते हो अपनी कल्टीवेशन के साथ में, वो है यहाँ से भागना, और अभी तुम मेरे पास आ चुके हो, और भले ही तुम्हारा डिमोनिक क्रिएचर थोड़ा सा स्पेशल हो बट एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने वो कुछ भी नहीं है, और अब तुम यहाँ पर मरने के लिए आ सकते हो। जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो सभी लोग जू फैन की चिंता कर रहे थे, और जू फैन ही इनकी लास्ट होप था। अगर जू फैन जिंदा नहीं बचा तो फिर ये लोग शायद यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। और फिर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के जो तीनों एल्डर्स होते हैं वो लोग कहते हैं, रेडियंट स्टेज के 2nd लेयर का कल्टीवेटर इसके सामने टिक ही नहीं सकता, इसका कोई चांस ही नहीं है, और ये यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आया है। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे वो लोग बस आराम से चिल कर रहे थे, तो सभी के फेसेस के ऊपर एक स्माइल थी। और अभी तक किसी ने भी नहीं जू फैन की एक्चुअल माइटी पावर को देखा ही नहीं था। और तो और जू फैन अपने माइटी पावर से ग्रैंड एल्डर को भी किल कर सकता था। दूसरी तरफ एक और पर्सन था जो जू फैन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, वो पर्सन मिस जू थी। उन्हें जू फैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इन पिछले सालों में क्या क्या हुआ है। और फिर जो जुओ फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुमने कभी भी मेरी रियल स्ट्रेंथ को नहीं देखा है, तुम इसीलिए सोच रहे हो कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगे, यू रेकलेस बेवकूफ। फिर तभी जो येनमू होता है वो वैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जैसे कि फ्लड हो, उस ऑरा की वजह से सभी लोग कांपने लगे थे, तो और वेनरेबल्स भी कांपने लगे थे उसके ऑरा से। और वो लोग कहते हैं इतना यंग होने के बावजूद भी रियल स्टेज के 5th लेयर पर है। वो लोग कहते हैं ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, सुपीरियर सेक्ट से ही आया होगा। इसके बराबर एल्डर जून थे कि भी कल्टीवेशन रियल स्टेज के 5th लेयर पर थी। एल्डर जून भी उसके अटैक्स को उसके नहीं झेल सकते थे। तभी जो येनमू होता है अपने फ्लेम्स को अपीयर कर लेता है, फिर 2 रेड एंड ब्लू पाइथन्स को अपीयर करता है। जब 2 पाइथन्स फॉर्म हो जाते हैं वो एक दूसरे के टेल को काट रहे थे, वो लोग एक स्ट्रेंज वाइब को रिलीज कर रहे थे। जो जू फैन की आइस होती है वो भी अजूरे से कवर हो जाती है, मतलब अजूरे फ्लेम से कवर हो जाती है। और फिर जू फैन जो होता है वो कहता है, ओह ये तो एक डिमोनिक फ्लेम है, जिन येन यूनियन फ्लेम, इसी के पीछे खड़े होकर तुम इतना ज्यादा अहंकार दिखा रहे थे। फिर जो येनमू होता है वो वरी में कहता है, क्या तुम इसके इफेक्ट से खड़े भी रह पाओगे। जब येनमू अपने आप को देखता है वो पाता है कि उसका दिल बहुत जोरों से कांप रहा है। मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा है कि रेडियन स्टेज कल्टीवेटर मुझे डरा सकता है। फिर जो येनमू होता है
वो एक लंबी सांस लेता है, रोर करते हुए कहता है, लड़के अब रिग्रेट करने का कोई भी फायदा नहीं, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुमने मेरी पावर को देख ही लिया है, हा हा हा। और फिर जो जुवो फैन होता है वो कहता है, फाइट करने से पहले सारे कार्ड्स को दिखाना वो सबसे ज्यादा बेवकूफ भरा काम होता है इस वर्ल्ड में। मैन तुम बहुत ज्यादा ही भोले हो। एज अ सीनियर डिमोनिक कल्टिवेटर मेरा काम है कि तुम यंग लिंक्स को सिखा सको, तुम्हें डिमोनिक पाथ के सही रास्ते पे ले जा सको। जो येनमू होता पागल होते हुए कहता है, जूनियर होते हुए मुझे सिखा रहे हो। ये कहकर येनमू जू फैन के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। ये एक मीटियोर सोवर की तरह दिख रहा होता है। ये अटैक जू फैन के एकदम सामने आ रहा होता है और जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं अटैक ने कंटेन किया उसकी सोल को और इसके सामने कोई भी रिडेन स्टेज का कल्टिवेटर टिक नहीं सकता है और अब ये लड़का तो गया, इसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। जो वुमेन्स थी वो भी पैनिक हो रही थी और जो फ्रेंड्स थे वो इस शो को एंजॉय कर रहे थे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल सिर्फ एक ही वीडियो आ पाएगी 10 मिनट की, मे भी वो सुबह ही अपलोड हो जाएगी। जो मैं न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ उसके भी कल एपिसोड नहीं आ पाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 500। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जेनवो ने स्टीवर्ट जूफेन के ऊपर अटैक कर दिया था। सभी लोग वहाँ पर पैनिक होने लगे थे। जो डिमन स्कीमिंग सेक्ट वाली साइड थी वो रिलैक्स होकर शो को एंजॉय कर रही थी। वैसे ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस अटैक से जूफेन को कुछ भी नहीं हुआ था। जूफेन उनको एक एविल स्माइल दे रहा था। जो येनमू होता है वो कहता है आखिरकार तुमने ये कैसे किया। येनमू इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और जो एल्डर जून थे वो भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर जो लड़कियां थी वो फ्रीज हो चुकी थी इसको देखकर और वो लोग कहते हैं रेडियंट स्टेज को कल्टिवेटर इथेरियल स्टेज की कल्टिवेटर के अटैक से सर्वाइव कर सकता है क्या। उन सबको इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो फिर उसके अटैक से जिंदा बच चुका है। जो डायनर होती वो भी कहती आखिरकार ये बंदा है क्या। और फिर जो फैन येनमू को मॉक करते हुए कहता है डिमोनिक कल्टिवेटर की बहुत ज्यादा बड़ी गलती होती है, वो बैटल लड़ने से पहले ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये डिमोनिक कल्टिवेटर की सबसे बेकार चीज होती है। और मैंने पहले ही मेंशन किया था कि तुम बहुत ज्यादा भोले हो। येनमू गुस्से में अपने मुक्के को बंद करते हुए कहता है ये तो बस एक कैजुअल स्ट्राइक, ज्यादा पावरफुल अटैक तो किया ही नहीं था। और फिर तभी जूफेन उसके फेस की तरफ देखता है। एकदम से जूफेन की राइट आई गोल्डन फ्लैश से चमकने लगती है। जूफेन येनमू के एकदम फेस के सामने आ चुका था। देखकर येनमू कहता है आखिरकार इसने ये कैसे किया। इस टाइम पर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जूफेन ने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जिससे कि येनमू को सोल अटैक करने का मौका नहीं मिलता है। तुरंत अपने आर्मर को रिलीज करता है और अपने हाथ से जूफेन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जूफेन ने अपने किलिंग के आर्म को रिलीज करके येनमू के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि येनमू हवा में उड़कर गुफा की वॉल में जाकर लड़ता है। जिससे कि 100 मीटर उस गुफा में एक गड्ढा भी हो चुका था जिससे कि धूप की रोशनी आ रही थी। वहाँ पर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे और जो एल्डर्स थे वो इस पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे। एक रेडियंट स्टेज का कल्टिवेटर रियल स्टेज एक्सपर्ट को हवा में उड़ा सकता है अपने अटैक से। वो लोग कहते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन। ऐसा बंदा तो सुपीरियर सेक्ट में भी नहीं होगा। और वो एल्डर्स कहते हैं क्या यही वो लड़का है जो डिमन स्कीमिंग से डबल ड्रैगन गैदरिंग में भेज रही है। हमारे डिसिपल्स इसको हराने के बारे में आखिरकार कैसे ही सोच सकते हैं, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और फिर जो जो फैन होता है अपने राइट हैंड को फ्लिकर्ड करते हुए कहता है फिंडियन, जैसा कि हम लोगों ने गेस किया था ये आदमी बिगड़ा हुआ है, वैसा अपने तरीके से काम करता है, इतना पावरफुल होने के बावजूद ये कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है रियल डेविल तो यहाँ पर है और तुम्हें अभी जल्दी पता चल जाएगा पीछे हटना क्या होता है। ये कहकर वो हंसने लगता है। डिमन स्कीमिंग सेट के जितने डिसिपल्स थे वो सब लोग भी हंसने लगते हैं। वैसे ही उनकी स्माइल बंद हो जाती है जब वो लोग देखते हैं कि वो दोबारा से खड़ा हो चुका है और उसके आर्मर चारों तरफ फ्लेम जल रही है और वो बस जू फैन को देख रहा था। इस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, अपने ऑरा को बहुत ज्यादा ही रिलीज कर रहा था। और फिर जो जू फैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है चलो फाइनली तुमने दिखाई ही दिया कि क्या है तुम्हारे पास, अब इसमें मजा आएगा। और फिर तभी जो येनमू होता है वहाँ से जंप करके जू फैन के राइट में आ जाता है। उन फायर्स के साथ जू फैन के ऊपर पंच से अटैक करता है। उसमें से बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इमेंस पावर भरी हुई थी। उसकी बर्निंग सेंसेशन को देखकर जू फैन भी जान गया था कि ये पावर कितना ज्यादा खतरनाक है। जू फैन कहता है भाई मैं ये यिन येन यूनियन फ्लेम बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। फिर जू फैन उस पंच को अपने किलिन के आर्म से ब्लॉक करता है। जैसे ही वो उस अटैक को ब्लॉक करता है वो 10 फीट पीछे चला जाता है। और फिर जो येनमू होता है वो एक और फ्लेम को निकालता है और वो ब्लू कलर की फ्लेम और वो उन दोनों फ्लेम्स को ही मिक्स करने लगता है और जो उनकी पावर होती है वो बढ़ जाती है। इस बार जू फैन का टाइम था हवा
हवा में उड़ने का। जू फैन भी हवा में उड़ जाता है और उस केव में जाके टकराता है। दोबारा से एक और होल हो चुका था उस केव में। और फिर यनमू जू फैन को कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, तो फिर तुम नेव किसे कह रहे थे? इस समय यनमू बहुत ही ज्यादा अलग, कैलकुलेटिव और खतरनाक लग रहा था। विदाउट एनी ओपनिंग वो लोग कहते हैं ये है हेलियन फ्लेम्स फर्स्ट जीनियस यनमू। और फिर जो एल्डर जिन होते हैं वो कहते हैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ, जब वो हम लोगों के साथ खेल रहा था तब वो सिर्फ अपनी 1/3 पावर का यूज कर रहा था, बट ये अब अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा है। अब उस लड़के का बचने का कोई भी चांस नहीं है और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़का अब कुछ भी कर ले, अब वो नहीं बच पाएगा। और सभी जो वुमेन्स होती वो भी एल्डर जून की बात सुनकर उदास हो जाती हैं। और जब डैनर उस एक्सपेंडिंग फायर को देखती है, जूफेन उसे थोड़ा सा बेटर लग रहा था और वो कहती आई होप जूफेन जीत जाए। सभी लोग भी यही चाह रहे थे, सिर्फ जूफेन ही उनकी आखिरी होप बचा था। और जब वो लोग यनमू के चेंज को देखते हैं तो उनकी आशा और भी कम हो गई। और जो डेमन स्कीमिंग सेक्ट वाले लोग थे, लोगों को विश्वास था और उन्होंने जूफेन की पावर और सेवजरी को देखा था। और फिर तभी जूफेन जलते हुए उस फायर से बाहर आया। उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। जूफेन के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। अपने हाथ को सेक करते हुए कहता है, जब यिन यन यूनियन फ्लेम फ्यूज करती है यिन और यन को, अब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और मेरा किलिन का आर्म भी इतनी आसानी से नहीं संभाल पाया। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने मन में कहता है ये अभी यंग और चाइल्डिश है, बट इसके पास थोड़ा दिमाग है। इसने फाइट को तुरंत ही डेथ तक पहुंचा दिया था और सही में ये इसी रीजन से सुपीरियर 3 सेक्ट से आता है। और जूफेन कहता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, अगर ऐसे चलता रहा तो ये मुझे मार डालेगा और ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है उन एल्डर से भी। जूफेन के अराउंड बहुत ज्यादा ही ऑरा निकलने लगता है। जो यनमू था वो भी तैयार हो चुका था किसी भी चीज के लिए और कल्टीवेशन लेवल में बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से जो उसको फीलिंग आ रही थी दूसरों लोगों की फाइट की तरह बिल्कुल नहीं थी। और उसे भी जूफेन से डेंजर महसूस हो रहा था। मतलब जूफेन के कल्टीवेशन को देखकर उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसके बराबर का नहीं है। जूफेन को अपने इक्वली समझ रहा था। और फिर यनमू कहता है अब से मैं तुम्हें अपने इक्वली समझूंगा, वो किन क्यू की तरह। और फिर जूफेन उसकी तरफ आगे बढ़ता है अपने किलिन के आर्म के साथ और उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है। फिर जूफेन कहता है रैथ स्टाइल सेकंड मूव ड्रैगन घोस्टली क्लो। जूफेन की स्ट्राइक हिट होने से पहले जोरों से एक ड्रैकोनिक रोर आती है। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और यनमू के आर्मर के ऊपर जो फ्लेम्स थी फ्लिकर्ड होने लगी थी। यनमू इस समय शॉक हो चुका था और वो सोचता है आखिरकार इसके पास कौन सा ट्रेजर है जिससे कि मेरा 8th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर इसके स्ट्रेंथ को झेल नहीं पा रहा है। और जो यनमू था वो ट्रस्ट करता है अपने इंट्यूशंस पर, चाहे उसको कोई भी डाउट हो। उसने अपना सारा ट्रस्ट अपने आर्मर पर लगाया था और बहुत कम चांस है कि जूफेन इसे ब्रेक कर सके। अगर ब्रेक हो जाता है समझो कि यनमू की डेथ पक्की है। और तभी जो यनमू होता है रेड और ब्लू फ्लेम को फेंक कर जूफेन की तरफ पीछे जंप कर लेता है। फिर जो वो दोनों फ्लेम्स होती है वो जूफेन के क्लॉ के साथ हिट होती है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो जूफेन था वो उन फ्लेम्स में समा गया था, मतलब कि जूफेन को उन फ्लेम्स ने खा लिया था। और फिर वो जूफेन के पास जाते हुए जूफेन का मजाक उड़ाने लगता है। जूफेन को जब वहाँ से बाहर निकलते हुए देखता है वो हैरान हो जाता है और यनमू जूफेन से दूरी बनाने के लिए 100 मीटर बैक जंप करता है। यनमू ने जूफेन के लिए प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट ड्रैगन डिवोवर का यूज किया था। जब वो रेड और ब्लू फ्लैश कंबाइन होते हैं तब वो जिन यन यूनियन फ्लेम से ड्रैगन फ्लड निकलता है कि जूफेन के ऊपर अटैक किया था यनमू। और कल्टीवेशन के हिसाब से ये अटैक उतना ज्यादा ही पावरफुल होता है। इस अटैक में यनमू की सोल पावर भी लगी थी और जूफेन के पास हेवन ड्रैगन सोल होने की वजह से यही रीजन था कि जूफेन को कुछ भी नहीं हुआ। फिर जूफेन कहता है डिवोरिंग ड्रैगन। हाँ, जूफेन के ये कहने के बाद जूफेन की जो बॉडी होती है वो ब्लैक एनर्जी को रिलीज करने लगती है और फिर जूफेन बदल जाता है एक ड्रैगन में। ये रैथ स्टाइल फर्स्ट मूव था जिसे कि सॉरिंग डीमन ड्रैगन कहते हैं। जूफेन इस टाइम पर बहुत तेज रोर कर रहा था। जूफेन के अराउंड जो दो यनमू के 2 फ्लड ड्रैगन रिवॉल्व कर रहे थे। जब वो जूफेन की बॉडी से कोलैप्स होते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जूफेन इसका एडवांटेज लेकर यनमू के पास जाता है और यनमू ये देखकर कांप रहा था कि जूफेन को उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ और उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। यनमू के पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था और जूफेन यनमू को पीछे की तरफ ढकेल देता है। यनमू जूफेन के अटैक से बचने के लिए वो सिर्फ हर्ब बाइट्स का यूज कर रहा था और पूरी की पूरी केव में ब्लैक और रेड कलर की एनर्जी फ्लैश हो रही थी और यनमू सिर्फ अपने यिन यन यूनियन फ्लेम के ऊपर डिपेंड था। जूफेन सिर्फ यूज कर रहा था अपनी रॉ पावर को। जो लोग उनकी फाइट्स को देख रहे थे उन लोगों के दिमाग तो बाहर ही आ चुके थे। दोनों की फाइट्स देखकर उन सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये कैसे ये लड़का यनमू को टक्कर दे सकता है। और ये लड़का एडवांटेज में है, यनमू डिसएडवांटेज में लग रहा है। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे वो तो इसे एकदम नेचुरल ही ले रहे थे और वो लोग मिस्टिकल एवन सेक्ट के लोगों से कह रहे थे अरे अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है। और फिर तभी जो एल्डर जिन होते हैं वो कहते हैं तुमने क्या बोला, दोबारा बोलो। और फिर जो फिंडियन हंसते हुए कहता है प्राइड में जो डिसिपल लीडर जूफेन वो हमेशा ही मॉडेस्ट रहे और ये तो अभी कुछ भी नहीं। और फिर जो एल्डर जैन होते हैं वो कहते हैं ऐसे ज्यादा उड़ो मत, ये लड़का भले ही कुछ अच्छा हो सकता है पर ये अभी भी रेडियंट स्टेज
कल्टीवेटर है और मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसने सोल अटैक को कैसे ब्लॉक किया, पर वो ज्यादा समय तक इसे रोक नहीं पाएगा। और ये कहकर एल्डर यून हंसने लगते हैं, हाँ हाँ। और फिर जो वुमेन्स होती है वो कहती है, एल्डर यून जूफेन हम लोगों के लिए लड़ रहा है और अगर वो हार जाता है तो हम सब मरेंगे। और ये सुइरहुआ बोल रही थी। और फिर तभी जो वहाँ से आवाजें आ रही होती वो एकदम से रुक जाती है और सभी लोग उस तरफ देखने लगे थे आखिरकार क्या हुआ वहाँ पर। एकदम से वहाँ पर बहुत जोरों की आवाज आती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जूफेन होता है उसने अपने ड्रैकोनिक क्लो हैंड की मदद से आर्मर को काट दिया था। यनमू को भी उससे बहुत ज्यादा चोट आई थी और फिर यनमू अपने मन में कहता है, अच्छा इसीलिए ये आर्मर अटैक से पहले इतना सेक कर रहा था, ये मुझे वार्निंग दे रहा था कि ये आर्म कोई नॉर्मल आर्म नहीं है। जूफेन की ब्लडी बॉडी की वजह से जो उसका हाई रेटेड डिमोनिक ट्रेजर था वो सेटर हो चुका था। और फिर जो यनमू होता है वो जूफेन से डिस्टेंस बना लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। जूफेन दोबारा से उसकी तरफ आ रहा था। जूफेन का अटैक सीधा उसकी सोल पर हिट कर रहा था और यनमू जान चुका था कि वो अब जूफेन से नहीं जीत पाएगा। तो फिर अब यनमू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और फिर यनमू हंसते हुए कहता है, मैं हीलियम फ्लेम का बेस्ट टैलेंट होने के बाद भी उन्हें मुझे मजबूर कर दिया है चीप ट्रिक्स को यूज करने के लिए, इतने ज्यादा वियर्ड होने की वजह से, और इसमें अब तुम्हारी ही गलती होगी। फिर तभी यनमू पीछे पलटता है। फिर वो अपने हेलबर्ट को एम करता है चू किन चैन की तरफ और चू किन चैन की तरफ फेंक देता है। अब इस समय सभी लोग चू किन चैन की चिंता कर रहे थे। चू किन चैन अपनी लाइफ के लिए वहाँ से बिल्कुल नहीं हट रही थी और उसे कोई डर भी नहीं था, बस वो जूफेन की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। तभी जूफेन डिवाइन आई ऑफ द वाइट फर्स्ट स्टेज यूज करता है, द शिफ्ट। तभी जूफेन की राइट आई गोल्डन कलर में चमकने लगती है। जूफेन चू किन चैन के एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर जूफेन उस हेलबर्ट को अपने हाथ से फ्लिकर्ड कर देता है। फिर गोल्ड आइस के साथ में यनमू की तरफ देखने लगता है और फिर यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो चाहता तो मैं पूरी फाइट इस 10 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता था, जो आगे की स्टोरी है इसकी और तुमको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कल सुबह मैं 20 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 403। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके देख सकते हो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन मिस चूचू को बचाने के लिए उसके सामने आ चुका था और यनमू के अटैक को नलीफाई कर दिया था। और फिर जूफेन यनमू को कोल्ड आइस से देखने लगता है गुस्से में। और फिर तभी यनमू हंसते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम इसकी केयर करते हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, ये फाइट हमारे और तुम्हारे बीच में है और इस फाइट में तुम किसी और को इंटरफेयर नहीं कर सकते हो और मैं यहाँ पर इनको बचाने के लिए आया हूँ और अगर मैं इनको हार्म होने देता हूँ तो मेरी जितनी भी रिस्पेक्ट है वो चली जाएगी। और फिर जो यनमू होता है वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। और फिर तभी यनमू स्माइल करने लगता है और अपने वेपन को फ्लिक करता है और जो मिस्टिकल हेवन के कुछ डिसिपल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और एसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर यनमू जूफेन को मॉक करते हुए कहता है, क्या तुम इसे हेल्प कहते हो? और इस टाइम पर जूफेन का फेस मानो कि बर्फ के जैसे जम गया हो। और फिर यनमू दोबारा से हंसते हुए कहता है, और तुम मुझे जितना अपने बारे में एक्सप्लेन करोगे तुम अपने आप को उतना ही जलाओगे। और क्या तुम्हें पता है मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बताया ही नहीं। जब मैंने अपने आप को इसके ऊपर फेंका था तब तुम्हें अपने डिमोनिक क्रीचर के साथ में मुझे मार देना चाहिए था एक ही स्ट्राइक में, और फिर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हा। और अब तुम मुझे ये मत बताना तुम्हारे जैसा एक मास्टरमाइंड ऐसी गलती कर सकता है। क्या अभी भी तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है? और जो जूफेन था वो इस समय साइलेंट था और जो मिस चू थी वो बस शांति से स्वीटेस्ट गेज के साथ जूफेन को देख रही थी। मिस चू के चेहरे पर एक स्वीट भरी स्माइल थी। और फिर यनमू टारगेट करता है मिस चू को, जो कि जूफेन के पीछे थी। और यनमू हंसते हुए कहता है, हा ये तुम्हारी कमजोरी है और अब तुम्हारा हो चुका है। और फिर यनमू इतना कहने के बाद यनमू के जितने भी अटैक होते हैं वो सिर्फ चू किन चैन को टारगेट कर रहे थे। जूफेन उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और उनमें से कुछ अटैक जूफेन के भी हिट हो रहे थे। और चू किन चैन जब जूफेन को देखती है जूफेन की बॉडी पे बहुत सारे वुंड्स आ गए थे, बहुत जगह चोटें लगी थी और वो अपनी आंखों से जूफेन को पेन में देख रही थी। और मिस चू की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चाहती थी कि जूफेन वहां से उसे छोड़कर चला जाए। अभी भी जूफेन का माइंड चेंज नहीं हुआ था और जो यनमू था वो मिस चू का यूज करके जूफेन के ऊपर अटैक कर रहा था। और अगर जूफेन उस अटैक को ना रोकता तो वो सारे अटैक मिस चू के ऊपर जाके लगते। और अब ये जूफेन की टर्न थी कि वो यनमू के आगे झुक सके। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो वुमेन होती है वो टच करती है कोर को, पर मैन का क्या, वो आदमी भले ही डीमन हो पर तब भी वो अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट करता है पूरी लाइफ और अपनी लाइफ के साथ। और चाहे वो जितने भी डाउ कंपेनियंस हो पर वो भी ऐसा ही करेंगे। और जो फेस्टी डैनर थी जो कि जूफेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो भी जूफेन को इस टाइम पर डिफरेंट आइज से देख रही थी, अलग नजरिए से देख रही थी। और जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके थे जूफेन की हालत देखकर। और जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं, ये पागल आखिरकार क्या कर रहा
रहा है और क्या ये हमें मरवाना चाहता है? जल्दी से जाओ और गेम में वापस आओ, उसको मार कर और हमें यहाँ से बचाओ। और जूफेन को भी पता था कि ये बहुत ज्यादा बुरा है और फिर उसके राइट में कुछ लाल लाल चमकता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स थी जो कि जन्मू के पास जा रही थी। और जूफेन इस मौके का चांस उठाकर चू किनचैन को उठाता है और वहाँ से उड़कर किसी सेफ प्लेस पे चला जाता है। और जो जन्मू होता है वो दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। जूफेन उसको डिफ्लेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था और जो जन्मू था वो अटैक के ऊपर अटैक किए जा रहा था। जो थर्ड मूव था वो जूफेन के ऊपर था और जो बाकी सब वो सब चू किनचैन के लिए थे। जूफेन ने सभी अटैक्स को ही ब्लॉक कर लिया था और जूफेन उससे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वहाँ पर जितने लोग देख रहे थे सब लोग जूफेन की बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहे थे और बहुत ज्यादा ही शौक थे। वो लोग इसलिए शौक थे क्योंकि जब उन्होंने जूफेन को देखा, जूफेन अभी भी सिस्टर चू को अपने हाथों पे उठाए हुए था और सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक किया था और मिस चू को एक अटैक भी लगने नहीं दिया था। और जूफेन अभी भी एक कदम पीछे नहीं हटा था। सब लोग इसी वजह से शौक थे जूफेन को देखकर। बट जूफेन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स थे वो लोग जूफेन को एडमायर कर रहे थे और जूफेन ने मिस चू को एक भी खरोच लगने नहीं दी थी, तो इसीलिए सभी एल्डर्स उसको एडमायर कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो यनमू था वो एक वुमेन का यूज कर रहा था जूफेन को कॉर्नर पर लाने के लिए, जूफेन को हराने के लिए। पर तब भी जूफेन नहीं गिरा और जूफेन कुड फाइट हिम डिस्पाइट ऑल द चेन अराउंड हिज नेक। जूफेन देखने से इस समय बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, कह सकते हो एक यूजलेस। मतलब कि जो जूफेन था वो लड़ना चाह रहा था बट वो लड़ नहीं सकता। अगर वो लड़ेगा उससे तो वो मिस चू के ऊपर अटैक कर देगा और इसी वजह से वो अभी तक होल्ड किए हुए था। और हमें यहाँ पर बताया जाता है यहाँ पर जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर होते हैं वो सभी डिवियस और डिस्पीकेबल होते हैं और सभी को कुछ ना कुछ खोने की शर्म होती है। और यही ट्रिक अगर आपका अपोनेंट तुम्हारे साथ करता है, मतलब तुम्हारे चाहने वाले को यूज कर वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है, और ये सबसे वर्स्ट थिंग होती है। और इसमें फैक्ट ये है कि जूफेन के सामने एक बहुत बड़ा टैलेंट, वो जूफेन के साथ इस ट्रिक को खेल रहा है और फिर तभी जो जन्मू होता है वो हल्का सा पीछे आ जाता है और जूफेन भी सेम ही करता है, वो भी हल्का सा पीछे आ जाता है और चू किनचैन को अपने पीछे रख देता है और उसके सामने एक बैरियर की तरीके खड़ा हो जाता है। और जो जन्मू होता है वो अपने दोनों फ्लेम जूफेन के ऊपर अटैक कर देता है और जो जूफेन होता है वो एक फ्लेम को डॉज कर देता है और दूसरे फ्लेम को घोसली ड्रैगन क्लॉ के साथ हिट करता है। और जैसे ही वो अटैक हिट होता है जूफेन के क्लॉ से तो उसमें से बहुत ज्यादा ही लाइट निकलती है। जैसे वो लाइट हटती है वहां से तो यनमू पाता है कि दो फ्लोटिंग स्नेक्स एक दूसरे की टेल्स को खा रहे थे, उसके बिहाइंड स्पिन कर रहे थे और एक दूसरे को खा रही थी। और जो केव थी वो पूरी तरीके से रेड और ब्लू चमकने लगी थी, वो केव गर्म और गर्म होती ही जा रही थी। और फिर तभी जो एल्डर्स और फिन्स होते हैं वो कहते हैं क्या ये एक सोल डोमेन है। वो लोग फिगर आउट करते हैं कि जो यनमू है वो यूज कर रहा है जिन येन जूनियन फ्लेम को, जो वहां पर स्नेक सर्कल लगा रहे हैं वो उसकी सोल है। ये बहुत ही ज्यादा वर्स्ट मूव है और ये इम्परमिनेंस 5 विसिटिट्यूड बैरियर के जैसा है और इस डोमेन में जो कोई भी फंसता है तो वो बिल्कुल ही नहीं बच सकता है। और जो जूफेन था वो हेवन ड्रैगन सोल के साथ वो लड़ रहा था 5th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से, वो इस डोमेन को बिल्कुल भी टैकल नहीं कर पाएगा। और फिर जो जूफेन होता है वो चू किनचैन की तरफ देखता है और जूफेन इस टाइम पर चू किनचैन को बचाना चाह रहा था और उसे सेफ देखना चाह रहा था। और फिर जो यनमू होता है वो हंसते हुए कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल डोमेन है। और फिर जो यनमू होता है वो मॉक करते हुए बहुत ज्यादा प्राइड में कहता है सभी लोग मेरे विम पे रहते हैं, तुम उसे कभी भी सेफ नहीं कर पाओगे और मुझसे अकेले फाइट कर तब तो कभी भी नहीं जीत पाओगे और ना ही उसे बचा पाओगे और तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है जीतने का। और ये मेरे और तुम्हारे स्टेजेस के बीच में डिफरेंस है, तुम मुझे कभी भी सरपास नहीं कर पाओगे और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जितने बड़े फ्रीक हो। और जूफेन बस इस समय चू किनचैन की आंखों में देख रहा था, चू किनचैन जूफेन की आंखों में देख रहे और वहाँ पर सभी लोग उनको देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम अपने सोल के साथ यहाँ से जा सकते हो। जूमैन इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश था, उसको विश्वास था कि इस अटैक से वो दोनों ही नहीं बचेंगे और वो कहता है अब इसका कोई भी चांस नहीं है बचने का और वहाँ से बिल्कुल ही बाहर नहीं आ पाएगा। और फिर यनमू जूफेन को टॉन्ट करते हुए कहता है अभी भी तुम्हारी आंखें चू किनचैन के लिए हैं और ये लड़की तुम्हारे लिए पक्का एक मौत है। और फिर यनमू कहता है अब टाइम आ चुका है कि तुम टेस्ट कर सको शैडो अर्थ रैंक मार्शल आर्ट येन येन इन्फर्नो। और फिर तभी जो जूफेन होता है चू किनचैन के पास जाकर उसको पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है ब्लू और रेड इंटरवेनिंग फ्लेम्स के साथ और वो दोनों फ्लेम्स जूफेन को खा चुकी थी। वैसे ही रंबलिंग एक्सप्लोजन साउंड ऑफ हो जाता है, वहाँ पर कोई भी आवाज आनी बंद हो जाती है। सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं स्टीवर्ट जूफेन सिस्टर चू किनचैन। सभी लोग बस उस फायर की तरफ देख रहे थे और वो लोग कहते हैं वो दोनों ही पावरलेस थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो वो दोनों कलर की फायर्स थी वो एक फोर्ज के जैसे थी और अब वो दोनों ही शायद मर चुके हैं। अब वो लोग खुद का नंबर सोच रहे थे, अब उन लोगों के साथ भी ऐसे ही हो, वो लोग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनका भी फेथ जूफेन और
और चू किन चैन के जैसा होगा। फिर जो जेनमू होता है वो हंसते हुए कहता है, इडियट, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ आमने सामने लड़ूंगा? यही मेरे वर्ड्स है, मैं तुम पर किसी भी जगह से अटैक कर सकता था। जेनमू को इस टाइम पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि वो दोनों पहले थे जो कि इस मूव से मरे थे। और फिर तभी जेनमू उन दूसरे लोगों की तरफ देखता है। जब वो उनकी तरफ देखता है तो उन सभी लोगों की आंखें चमक उठी थी कि उन लोगों ने स्टीवर्ट जूफेन की वॉइस सुनी थी। वो सभी लोग कहते हैं, क्या क्या ये जूफेन की वॉइस है? फिर हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। जो वो इन्फर्नो था वो डिस्पर्स हो चुका था। जूफेन किनचेन को उठाए हुए खड़ा था और उन दोनों को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ हो। और जूफेन इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जूफेन के फेस पे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी जूफेन की राइट आई से गोल्डन हेलोस दिखाई देते हैं। 100 मीटर आसपास जो कुछ भी था वो सब कुछ रिपेल हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। वहाँ पर सब कुछ एनाइलेट हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। जो वो दोनों फायर्स थी वो भी एनाइलेट हो चुकी थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। जूफेन ने यहाँ पर यूज किया था डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, 4th स्टेज, स्पेस क्रशर। जेनमू को इस टाइम विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, और भले ही तुम्हारे पास सोल डोमेन हो बट मेरे पास भी मेरी एब्सोल्यूट सोल डोमेन है, और 100 मीटर की दूरी पर मुझे कोई चीज टच भी नहीं कर सकती। जेनमू बस गुस्से के मारे अपने दांतों को पीस रहा था। जेनमू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। और जेनमू ने इस डोमेन के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना था। इस समय जितने भी ऑडियंस उन्हें देख रही थी उनके आंख मुंह दोनों ही खुले रह गए थे, और वो लोग बहुत ज्यादा शॉक भी थे। लास्ट में कहते हैं, आखिरकार वो लोग बच चुके हैं। ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे क्या जूफेन जेनमू को हरा पाता है या फिर जेनमू जूफेन को हरा देता है। वो तो कल मालूम चलेगा। तो अभी इस वीडियो को बनाते बनाते 12:20 हो चुके हैं, और अभी 10-15 मिनट में अपलोड भी कर दूंगा। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लंबी लंबी वीडियोस बना सकूं। तो मैक्सिमम मैं 15 मिनट की वीडियोस डेली अपलोड कर पाऊँ। तो यार तुमको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 10-11 बजे तक आ जाए। फिर तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 504। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन अपनी डोमेन बना के उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। जब जूफेन जू किनचेन की तरफ देखता है वो जू किनचेन को दर्द में पाता है। जूफेन देखता है कि जो उसके एंकल घायल हो चुके हैं। जू किनचेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और जूफेन के इस लेट रिएक्शन की वजह से जू किनचेन को सफर करना पड़ रहा था। इसीलिए जूफेन बहुत ज्यादा गुस्सा और जेनमू को मारने की खून की इच्छा और ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर तभी जेनमू कहता है, कोई भी पार्लर ट्रिक तुम्हें बचा नहीं सकता मेरे डोमेन से, और तुम इस मरी हुई लड़की के साथ मुझसे कैसे लड़ोगे, और मैं तुम्हें थोड़ा और एग्जॉस्ट करके मार दूंगा। जेनमू इस समय जूफेन के सामने दिखावा कर रहा था। फिर जो जूफेन होता है किनचेन को दोबारा से उठा लेता है। जेनमू इस समय चुप हो गया था। फिर जेनमू कहता है, क्या ये लड़का बिना हाथों से मुझसे लड़ेगा? क्या ये इसके लिए हार्ड नहीं होगा? और जो चू किनचेन थे इस समय शर्मा रही थी, और इस समय जूफेन की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। फिर तभी जूफेन कहता है, तुम कुछ चीजों में बिल्कुल गलत हो। हम दोनों के स्टेजेस के बीच में अर्थ और हेवन का गैप है। इसमें से कौन अर्थ है और कौन हेवन है ये दूर से ही क्लियर हो चुका है। और अगर मैं चाहूँ तुम्हारी लाइफ किसी भी टाइम ले सकता हूँ। तुम इसलिए किक कर रहे थे अभी तक क्योंकि तुम एडवांटेज में थे। ये कहकर जूफेन किनचेन को अपने हाथों में उठाए हुए आगे चलने लगता है। स्पेस क्रशर डोमेन था वो भी उनके साथ में मूव कर रहा था, और जेनमू की जो आग की लपटें थे वो अलग हो चुकी थी, जिसकी वजह से जूफेन आगे बढ़ रहा था। मैंने तुम पर इनमें हमला नहीं किया कि मैं कैप्टिव्स को ढूंढ सदियों को ढूंढ सकूं, और ग्रुप में रहकर आगे बढ़ना भी कठिन था। फाइनली यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैं चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। फिर जो जेनमू होता है वो मॉक करते हुए कहता है, क्या तुम अब तक मुझ पर होल्ड करते आ रहे थे? जेनमू जिस तरह जूफेन को देखता है, जूफेन जेनमू को पूरे रास्ते झांसा दे रहा था, जबकि उसके अटैक से बच रहा था। और जेनमू कहता है, आखिरकार ये बच्चा है क्या, क्योंकि एक वुमेन को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। जेनमू को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जो जूफेन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये होल्डिंग बैक नहीं था, और चलो इसको एक डेथ मैच बनाते हैं, और अभी तक मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। और फिर जेनमू कहता है, आखिरकार इसमें डिफरेंस क्या है? और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, मैं बस अपनी बिना फिंगर हिलाए मैं वेस्ट बना सकता हूं। ये कहने के बाद ही जूफेन के माइंड में जो प्रिज्मेटिक ड्रैगन था वो अपनी आंखों को खोल लेता है, और फिर जो जूफेन की पावर थी वो बढ़ने लगी।
थी। जूफेन रिलीज कर रहा था बहुत सारी अनबिलीवेबल ड्रैकोनिक पावर को। उस समय इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स की जो सोल थी वो कांपने लगी थी। और जो जेनमू का सोल डोमेन था वो सडर हो चुका था। और उसे अपनी सोल का कोलैप्स होने का डर भी लग रहा था। जेनमू जो होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये रिएक्शन एनोनिमस था और वहाँ पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि किसी की सोल इतना प्रेशर भी रिलीज कर सकती है। वो लोग कहते हैं क्या रेडियन स्टेज एक्सपर्ट ने, क्या उसने अपनी सोल को फॉर्म कर लिया? आखिरकार इसने ऐसा कैसे किया? और जूफेन अपने स्टोन कोल्ड फेस के साथ जेनमू के ऊपर अटैक करता है और अभी भी जूफेन चू किंचन को होल्ड किए हुए और जो जेनमू होता है वो गुस्से में कहता है इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मॉक कर सको। तभी जो जेनमू के यिन और यन स्नेक्स होते हैं आपस में ब्लेंड करने लगते हैं। जूफेन की तरफ टाइडल वेव्स को भेजने लगते हैं। ये बाइपोलर कॉन्फ्लाग्रेशन अटैक था जूडो अर्थ रैंक मार्शल आर्ट का। फिर जो जुओ फैन था वो भी चू किंचन को पकड़े हुए अपने हाथों से कुछ साइन बनाता है और ये जूफेन का रैथ स्टाइल हेड मूव हेवन ड्रैगन सोल नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का यूज करता है। और फिर जूफेन के आसपास बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोड की वजह से बहुत ज्यादा प्रिस्मेटिक लाइट निकलने लगती है। उसके साथ ड्रैगन की चिल्लाने की आवाज भी आ रही है और उस साउंड की वजह से जेनमू के फायर स्टॉर्म को सैटर कर दिया था। जेनमू को इस टाइम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जूफेन की सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है क्योंकि उसके मार्शल आर्ट को भी कोलैप्स कर दिया था। और फिर जो जेनमू होता है वो रास्ते से हटने लगता है और जो जूफेन की तरफ से साउंड वेव्स आ रही थी और वो साउंड वेव्स उसे हिट हो जाती है और फिर वैसे ही वो वॉल से टकराता है। उन वॉल्स के थ्रू आसमान में चला जाता है। उसी समय जो सोल डोमेन था वो भी हट चुका था और इस समय जेनमू एक पेड़ के पत्ते की तरह कांप रहा था। और जेनमू कहता है क्या ये मुझे सच में मारना चाहता है? जो जुवो फैन था अब वो उसके सामने आ चुका था। जेनमू के ग्रेट मार्शल आर्ट का सामना करने के बाद जिसका अभी जेनमू ने यूज किया था जुवो फैन ने उसे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपनी उंगली को भी नहीं हिलाया था उस मार्शल आर्ट को रोकने के लिए। और इस समय जुवो फैन एक जानवर लग रहा था जो इस समय जेनमू के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। और इस टाइम पर जेनमू सिर्फ जुवो फैन को देख रहा था। जुवो फैन धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। भले ही उसके हाथ ब्यूटी को होल्ड करने में बिजी थे और इस समय जेनमू भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जेनमू कहता है ये फ्रीक से भी ऊपर फ्रीक है और इसके हाथ भी बंधे हुए हैं। और वो कहता है कि इसने मुझसे सही कहा था, ये बहुत ही ज्यादा अलग है। और ये पहली बार था कि जेनमू ने, जिसे कि बहुत बड़ा टैलेंट कहते हैं हीलियम फ्लेम का, उसने अपनी लाइफ में पहली बार एडमिट किया था कि वो किसी से कम है। इस समय जेनमू के दिमाग में बस एक ही थॉट आ रहा था, वो यहाँ से भाग जाए, वही उसके लिए सबसे बेहतर मौका था। फिर तभी जेनमू चू किंचन की तरफ देखता है जो कि जू फैन की ओनली वीकनेस थी। फिर वो चू किंचन की तरफ कुछ अटैक करके और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और जू फैन उस अटैक को रोक के बहुत ज्यादा टाइम बचा लिया था। जू फैन का कितना एंगर था, वो उसकी राइट आई में आ चुका था। तभी उसकी राइट आई चमकने लगती है गोल्डन कलर से। फिर जू फैन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइट सेकेंड स्टेज वॉइड इनहाइलेशन। फिर जू फैन की आंखों से जू फैन का अटैक जेनमू की तरफ जाने लगता है और जो जूफेन का जो अटैक था जेनमू के हिट हो जाता है और जेनमू को उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था और जो उसकी सोल थी वो भी डैमेज हो चुकी थी। एंड दिस अटैक ब्रश्ड हिज स्किन एंड टेकिंग इट अवे एंड मेकिंग हिम ग्रीमेस। जूफेन उसको थोड़ा सा भी मौका नहीं देता है उस पेन को एंजॉय करने का। वो अभी भी चू किंचन को हक किए हुए जेनमू की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी जूफेन अपने प्रिस्मेटिक ड्रैगोनिक टेल से जेनमू को ऊपर उठाता है स्प्राउटेड फ्रॉम हिज बैक स्वीपिंग एट जेनमू। और जो जेनमू होता है वो कहता है आखिरकार इसकी सोल फॉर्म है क्या और वाई सो बिग। जेनमू फेल्ट लाइक स्वेरिंग। और जो जुवो फैन था वो जेनमू को सांस लेने तक भी मौका नहीं दे रहा था। जेनमू को इस समय रोने का मन कर रहा था और उसके पास इस समय कोई भी चॉइस नहीं बची थी। जुवो फैन की टेल से बचने के लिए अपने दोनों स्नेक्स का यूज करता है और जो जिनियन फ्लेम होती है वो यूनाइट होकर एक शील्ड का फॉर्मेशन करती है। भी बहुत जोरों से बैम की आवाज आती है। जो ह्यूज ड्रैगोनिक टेल थी वो उन दोनों स्नेक्स की शील्ड से टकरा चुकी थी। वो दोनों स्नेक्स इस दुनिया से मिट चुके थे, इरेज हो चुके थे। उन दोनों स्नेक्स के बाद वो टेल जेनमू को जाके हिट होती है जिससे कि जेनमू की जो सोल होती है वो भी डैमेज हो जाती है और वो अपने मुंह से उनको स्पिट करने लगता है। और फिर जो जू फैन होता है वो अपनी टेल से जेनमू को उठाता है और दीवार में लगड़ने लगता है। दीवार में घसोर घसोर के मारता है। और जो जेनमू था वो दीवार में जाके गड़ चुका था। जेनमू इसमें बहुत ही ज्यादा पेन में था और जू फैन के दूसरे टेल के अटैक से केव का टॉप वाला पार्ट था वो 10 माइल्स दूर जाके गिरता है। वहाँ पर सभी लोग जू फैन के एंगर को देख के सबके फेसेस फ्रीज हो चुके थे। वो लोग कहते हैं इसने गुस्से में तो पूरे
माउंटेन को ही ब्लो कर दिया। वो सभी लोग विटनेस थे कि कैसे डीप माउंटेन केव बदल गई एक वैली में विथ अ स्लाइटेस्ट गेस्चर। इस टाइम पर जो जू फैन का गुस्सा था और जो जू फैन के फेस के ऊपर सेवेजरी थी, इस टाइम पर जू फैन येनमू से भी वर्ष था। और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये कैसे लोअर 3 सेक्ट में हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी कोई नहीं हो सकता। वो सभी लोग जू फैन को बस एक गॉडली बीस्ट की तरह देख रहे थे जो कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट से आया है। वो लोग कहते हैं क्या ये इसकी ट्रू पावर है, दिस इज नो लॉन्गर एबनॉर्मल बट गॉड लाइक। और जो दूसरी तरफ जू फैन था उसको और किसी की भी चिंता नहीं थी, अभी भी बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा फ्यूरियस और डिटरमाइंड था। और जू फैन अपने टेल को पुट करता है, आराम से लैंड करता है। चू किनचैन को नीचे रखने से पहले अजूरे फ्लेम्स होती हैं उसके चारों तरफ सर्कल लगाने लगती है चू किनचैन के। और फिर जो चू किनचैन होती है वो फील करती है कि वो अब मूव कर सकती है और फिर वो जू फैन को स्वीट स्माइल देती है। भले ही जू फैन कितना भी बदल चुका हो बट वो अभी भी जू फैन को सेम इंसान ही मान रही है। और फिर जो चू किनचैन होती है वो जू फैन की तरफ स्माइल करते हुए कहती है इस लड़के की जो सील है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और हमें इस सील से डील करने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगने वाला है और इसमें कोई भी वंडर करने की बात नहीं है। येनमू 3 टॉप सेक्ट से आता है और फिर चू किनचैन दोबारा से कहती है दूसरे लोग भी सील्ड है, हमें उनकी भी मदद करनी होगी। फिर जो जू फैन होता है उसके एंकल को देखता है, उसका जो एंकल है उसमें चोट लगी है, उसके हाथ को आराम से पकड़ता है और उसके जो चोट्स वगैरह लगे थे वो अजूरे फ्लेम से हील होने लगते हैं। जू फैन दोबारा से हेवन ड्रैगन सोल का यूज करता है, फिर उससे वो 10 ड्रैगन सोल्स को फॉर्म करता है। फिर वो उनसे कहता है दूसरों की हेल्प करो जाके। चू किनचैन अपने हाथों को देखता है, उसके हाथों में अजूरे फ्लेम चमक रही थी, वो हील कर रही थी चू किनचैन के वुंड्स को। इस टाइम पर चू किनचैन बहुत ज्यादा ही खुश थी अंदर ही अंदर। वो कहती मुझे पता है और मैं दोबारा से तुम्हें ऐसी दिक्कत में नहीं आने दूंगी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं और मैं सब कुछ समझती हूँ, हमारे अपने खुद के पाथ है। एट समथिंग पंप इनटू ईच अदर। जू फैन अभी भी उसको पूरी केयर के साथ हील कर रहा था और वहाँ पर जो सभी लोग थे वो उनको देख रहे थे और वो लोग कह रहे थे कितने लवली कपल, ये दोनों बस अपने ही छोटे से वर्ल्ड में खोए। फिर जो फिंडियन होता है वो अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है वो बस छोटा सा वुंड है और वो आराम से पिल से ठीक हो जाएगा और तो और यहाँ पर हमारी कल्टीवेशन सील्ड है और हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें हमारी पहले मदद करनी चाहिए। फिर जो कोई गैंग होता है वो हंसते हुए कहता है मास्टर फिंडियन एकदम सही कह रहे हैं, आप हम लोगों की सील्ड नहीं खोलेंगे हम लोग इसके बाद कभी भी हिल नहीं पाएंगे। और जो बाकी सभी लोग होते हैं वो भी उसके साथ हंसने लगते हैं इंक्लूडिंग मिस्टिकल हेवन सेट की गर्ल्स। यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है, अभी हमें उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, येनमू है मर गया है कि क्या हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल सुबह आ जाएगा। फिर तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 505। लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जू फैन है वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है। वहाँ पर सभी लोग जू फैन को देख रहे थे। वो फाउंड करते हैं कि जू फैन में कितने हाई रिगार्ड्स हैं। ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि जू फैन चू किनचैन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, किसी भी हार्म से उसको बचाना चाहता था। ये सब कुछ चू किनचैन के प्रति जू फैन का डिवोशन था। और इस टाइम पर हर लड़की जू फैन जैसा लड़का पाने का सपना देख रही थी। और इस टाइम पर जो जू फैन था वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। और जब चू किनचैन जू फैन को ऑकवर्ड देखती है चू किनचैन हंसने लगती है। और चू किनचैन और जू फैन को देखकर यंग मास्टर था जिसे कि वान साओजू भी कहते हैं, वो इस समय उन दोनों को देखकर अपने दांतों को पीस रहा था। और फिर तभी जो चू किनचैन होती है वो जू फैन से कहती है मैं ठीक हूँ। फिर जू फैन चू किनचैन को एक स्माइल देता है, फिंडियन की सील को अनसील करने चला जाता है। वो सभी लोग जू फैन को एक ऑड स्माइल दे रहे थे। फिर जू फैन सभी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लोगों को ठीक करने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोगों के पास जाता है। सुई हुआ और एल्डर्स को सबको ठीक कर देता है। उन एल्डर्स ने उसे बिल्कुल भी थैंक्स नहीं बोला था। उन एल्डर्स को डबल ड्रैगन गैदरिंग का डर था। तो और डबल ड्रैगन गैदरिंग वाले दिन स्टेज पे ये लोग इसी मॉन्स्टर से मिलेंगे, बस वो लोग सिर्फ उससे छुटकारा पाना चाहते थे। वो लोग रिकॉल करते हैं येनमू के साथ जू फैन की सैवेजरी फाइट को। फिर एल्डर युआन येनमू के बारे में पूछते हुए कहते हैं आखिरकार ये येनमू कहाँ गया। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है वो उस पहाड़ के साथ 10 माइल्स दूर चला गया होगा मेरे उस अटैक से। जो एल्डर्स होते हैं वो लोग ऐसा एक्ट करते हैं कि कुछ भी हुआ ना हो। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं कोई लोग जाओ और येनमू को यहाँ पर वापस लेकर आओ, और अगर वो यहाँ से चला जाता है फिर वो हमसे रिवेंज ले सकता है जिसे कि हम लोग हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। और फिर जो सोई होती है वो कुछ डिसिपल्स को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और फिर वो लोग 6 घंटों के बाद वापस आते हैं पैनिक में। और वो लोग एल्डर से कहते हैं एल्डर्स हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। और एल्डर जून इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है तुम सिर्फ केयर करते हो लड़कियों की और अब देखो क्या हो
गया। और जब तुम हीरो की तरह खेल रहे थे तब हम लोगों की कल्टीवेशन सील थी और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या होता है। आखिरकार हम तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? जो बाकी सभी लोग थे वो लोग साइलेंटली बस देख रहे थे। फिर जो फैन कहता है, आखिरकार तुम क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, मैंने तुम्हें बचा लिया ना। और फिर फिंडियन कहता है, तुम्हें क्या लगता है सब सेटल हो गया? तुमने जो ये बखेड़ा खड़ा किया उसका क्या? हम लोग बस अब डर से भर चुके हैं। वो लड़का सही में बहुत डरावना, वो ऐसे नहीं रुकने वाला। क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं करोगे? और फिर जो फैन फिंडियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम एक एल्डर हो जो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए आया और तुम कोई डरे हुए बच्चे नहीं हो। तुम बस जबरन मुझसे वसूली करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं इस जाल में फंस जाऊंगा। फिंडियन दोबारा से कहता है, बच्चे, लीडर कभी भी अपने फेलो डिसिपल से चीट नहीं करता है। तुमने जो ट्रबल खड़ा किया उसका क्या? यूफेन कहता है, वाह, मैंने कब ट्रबल खड़ा किया? फिर जो फिंडियन होता वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम येनमू के बारे में क्या सोचते हो? वो लड़का क्या है और आखिरकार आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? और ये पूरा ही अनरिलेटेड है। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, हीलियम फ्लेम है, वो भी ज्वाइन कर रही है डबल ड्रैगन गैदरिंग को। फिर तभी जूफेन उसकी बात को रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे एनिमी और तुम्हारे बारे में जानना क्या होता है। इस मैटर का यूज करके अपने एनिमीज के बारे में जानना क्या बेटर नहीं है? और फिर फिंडियन कहता है, पर वो सुपीरियर 3 सेक्ट में से है। फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, और अब तुम लोग ये मत कहना कि तुम लोग उनके डिसिपल्स के बारे में सब कुछ जानते हो, अबाउट देयर कल्टीवेशन मेथड, स्किल्स, और इसीलिए मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया था उसके बारे में जानने के लिए। और इस टाइम पर जो फिंड्स थे वो पूरे स्पीचलेस हो चुके थे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है, रुक जाओ, लड़का सुपीरियर 3 सेक्ट में से है, उनका हमारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर हम लोग उन्हें क्यों स्काउट करें? और इस समय पर हमें फोकस करना चाहिए मिडिल 3 सेक्ट्स को, उनमें से वीकेस्ट को टारगेट करके हम लोग उनकी प्लेस ले लेंगे। जो फैन चिल्लाते हुए कहता है, तुम कितने नैरो माइंडेड हो, तुम सिर्फ मिडिल 3 सेक्ट में रहना चाहते हो। फिर जो वो फिंड्स होते हैं वो कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब क्या है? फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है, मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं सभी रास्तों का यूज करके करना चाहता हूँ। फिर जू फैन दोबारा से प्राइड और एरोगेंस के साथ में कहता है, मैं चैलेंज करूंगा सुपीरियर 3 सेक्ट को, जो सेक्ट मिडिल में है, उनको हराना बहुत ज्यादा इजी है। फिर जू फैन की बातें सुनकर सभी लोग आपस में कहने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि मैंने स्कीमिंग सेक्ट का लाइफ लॉन्ग का सपना है कि वो मिडिल 3 सेक्ट में से हो, और वो लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते थे कि सुपीरियर सेक्ट में आ सकते हैं। जू फैन की बातों को सुनकर, जू फैन के एम्बिशन को सुनकर ये लोग अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। में इस यंग ने सरपास कर दिया है ओल्ड्स को। फैन, तुम्हारे पास बहुत वाइडर व्यू है, ग्रेटर गोल्स है, हम लोग कभी नहीं कर पाए। फिर जो फिंडगुई होता है फैन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिरकार तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? फिर जू फैन कहता है, उनके डिसिपल्स है वो एबनॉर्मल है, वो कुछ अलग है। तुम येनमू का एग्जांपल लेके देख सकते हो, वो कितना ज्यादा अलग था और मैंने उसको टेस्ट करने के लिए अपनी 2/3 स्ट्रेंथ को लगा दिया था। और अगर डबल ड्रैगन गैदरिंग में इससे भी कोई स्ट्रांग हुआ तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा। और तब मैं बिना कुछ चिंता किए मैं अपने सभी रास्तों का यूज करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। फिर जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं, जो येनमू है वो रिप्रेजेंटेटिव है हीलियम फ्लेम्स का, इसका टैलेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये वेस्टर्न लैंड में से सबसे बेस्ट टैलेंट में से आता है। सभी लोग उसे उसके नाम से ही जानते हैं और येनमू से अच्छा जो कोई कर सकता है वो है वो किन क्यू, कि बेस्ट टैलेंट है वेस्टर्न लैंड का। और फिर जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं, जो फैन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था, अभी भी इसकी 1/3 स्ट्रेंथ बची हुई थी, इसने सिर्फ यूज किया था 2/3 स्ट्रेंथ को सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ ये तीनों एक लड़के से डील नहीं कर पा रहे थे, उस येनमू से, और ये लड़का अपने एम्बिशंस पूरे कर सकता है और ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा अब तक के लिए। और फिर वो तीनों ही हंसने लगते हैं और चलो अब चलते हैं, सेक्ट के लिए जितना लंबा हो सके तक के लिए हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर तभी सभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जो लोग होते हैं वो सभी लोग चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जो सोई होती है जूफेन के पास आती है, जूफेन से प्यार से बातें करते हुए कहती है, मास्टर जूफेन, क्या हम भी आप लोगों के साथ चल सकते हैं? ये सुनकर जो एक मास्टर और एल्डर्स थे सभी लोग नहीं मान रहे थे। फिर जो सोई हुआ होती है उन सबको समझाती है, येनमू दोबारा से मिल गया, फिर हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे और वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर हम लोग जूफेन के साथ रहेंगे तो फिर हम लोग सेफ रहेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा जूफेन ने कैसे उसे हरा दिया। फिर तभी जो जूफेन होता है वो चलने लगता है। फिर तभी सुई जो होती है वो जूफेन के पास आती है और कहती है, मास्टर जूफेन, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, क्या अब हम लोग आपके साथ चल सकते हैं? फिर जो जूफेन होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधा चू किनचैन के पास जाता है। चू किनचैन से कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। और फिर ये सुनकर जो सुई होती है ये कहती है, ठीक है यंग मास्टर जूफेन। वो सब लोग भी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। यंग
मास्टर को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो सभी लोग वहाँ से चलने लगते हैं और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग सन की जो रेस थी वो उन पर पड़ रही थी और क्विलिंग और जो उनके जितने भी साथी थे सभी लोग अपनी बॉडी के साथ में फाइट लड़ रहे थे। मतलब उनकी जो बॉडी थी वो लोग अपनी बॉडी के साथ बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। जो डिफरेंस था वो ये था कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग भी उनके साथ चल रहे थे। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया ग्रेट राइट या सेक्ट ह्यूमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ेगा। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं हमारे जो यंग मास्टर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं और इनका टेम्पर बहुत ज्यादा बुरा होता जा रहा है। हमें डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि हम उनके साथ सेफ हैं। और फिर जो सुई हुआ होती है वो कहती है लिटिल ब्रदर कंप्लेन करना बंद करो, अब ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है किसी को फाइंड करना जो हमारी हेल्प करे। अब तो ये लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें आपको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये हमारे सेक्ट का ग्रेटेस्ट डिसऑनर होगा। जो यंग मास्टर था उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। और वो कहते हैं जो डिमोनिक कल्टिवेटर होते हैं कभी भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं और अगर वो लोग किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें अपना फायदा देखते हैं। वो लोग हमें किसी भी डेंजर में डाल सकते हैं जहाँ से हम लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते। और फिर तभी जो एल्डर जून होते हैं वो चूकिन-चैन से कहते हैं हमें भी उस प्ले बॉय के अगेंस्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो तुम चली जाओगी बहुत गहराई में डिमोनिक पाथ के जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। फिर जो चूकिन-चैन होती है वो कहते हैं मैं समझ गई। फिर जो फिंस होते हैं वो कहते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट की मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्या आप तुम देख रहे हो कि हम लोगों की कितनी बुराई कर रहे हैं, तो हमने इन्हें बचाया, ऊपर से ये लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिर फिंडियन कंटिन्यू होते हुए कहता है जूफेन आपको पता है हमारे सेक्ट में लव करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और ये रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है, पर अगर आप हमें 1000 स्टोन देते हैं हम आपके लिए ये आंख बंद करके भी कर सकते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो डम फेस बनाते हुए कहता है तुम लोग ऐसी बातें करना बंद करो। फिर जो फिंड्स होते हैं वो कहते हैं बट आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो, आपके पास तो बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स हैं और आपने तो एरेस को भी बनाया था उन सेक्रेट स्टोन्स से, मानो कि वो आपके लिए कुछ भी ना हो। और फिर जो जुबोफेन होता है वो कहता है मेरे पास जितने भी सेक्रेट स्टोन थे वो सब मैंने एरे को बनाने में लगा दिया, तो और मैंने इन सेक्रेट स्टोन्स को वर्ल्ड ड्रैगन गैदरिंग के लिए रखा था, जब कोई डेंजर होगा मैं इनका यूज करता। अभी मेरे पास सिर्फ 2 बचे हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। फिर जो जूफेन होता है वो उनको 2 स्टोन्स निकाल के दे देता है। फिर हमें यन्मू को दिखाया जाता है कि जूफेन को आते हुए देख रहा था, फिर वो जूफेन को देखकर उसे में अपने मुक्के को टाइटली बंद कर लेता है। फिर तभी एक ओल्ड आदमी हंसते हुए कहता है लोअर 3 सेक्ट के एक बंदे ने सुपीरियर 3 सेक्ट के एक लड़के को फूल बना दिया जो कि बेस्ट था वेस्टर्न लैंड में, वेस्टर्न लैंड जरूर ही तुम पर हंसेगा। फिर जो जन्मू होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कौन है यहाँ पर। फिर जो आदमी होता है वो बाहर आता है और ये वही आदमी था जिसे जूफेन इतनी रिस्पेक्ट दे रहा था, जिसे सुइरुआ ने कैप्चर किया था। उसे देखकर जन्मू का जो दिल होता है वो कांप जाता है और वो उसे देखकर कहता है तुम। और ये आदमी सिर्फ अकेला था क्योंकि यन्मू की एरे से इफेक्ट नहीं हुआ था और जो यन्मू था वो जानता था ये आदमी कुछ अजीब है, यन्मू उसे छू नहीं सकता था। यन्मू अभी तक जिंदा था क्योंकि उस ओल्ड मैन ने उसे जीने दिया था कि ये उस ओल्ड मैन को रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा था। फिर जो यन्मू होता है वो उनको ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर मेरा नाम यन्मू है, मैं हीलियम फ्लेम सेक्ट से हूँ। इस टाइम पर जो यन्मू था अपने हाथों को जोड़े हुए था और उस ओल्ड मैन के सामने रिस्पेक्टफुली झुका हुआ था और इस टाइम पर जो उसके पैर थे डर के मारे कांप रहे थे। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो उससे कहता है हंसते हुए लड़के क्या तुम मुझे डराने के लिए हीलियम फ्लेम सेक्ट का नाम ले रहे हो। फिर जो जन्म होता है वो कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और ये तो मेरा ऑनर है जो मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और आपसे बात करना सौभाग्य की बात है और हीलियम फ्लेम ऐसे मेहमान की देखभाल करने की पूरी कोशिश करेगा। और फिर जो जन्म होता है वो कहता है आप नाइस रहो और आपके साथ सेक्ट भी नाइस रहेगा, अगर आप मेरे साथ कुछ भी करते हैं पूरा सेक्ट आपके पीछे पड़ जाएगा। फिर जब वो ओल्ड गाय होता है हंसने लगता है उसकी बातें सुनकर और वो जन्मू से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो और क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे, और क्या तुम्हें पता है मेरे दिनों में सभी सेक्ट के टॉप पर था और चाहे उन्हें ये पसंद हो या फिर नहीं, चाहे मैं कुछ भी करता मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था। और अभी जन्मू को बिलीव नहीं हो रहा था, इस समय वो ट्रेम्बल करने लगा था, कांपने लगा था। फिर वो कहता है इसका मतलब ये है कि जो सीनियर है वो। और फिर जब वो ओल्ड आदमी होता है वो कहता है लड़के तुम थोड़ा समझ चुके हो, तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम कुछ भी मत बोलो। मैं वेस्टर्न लैंड आया हूँ कुछ मैटर्स की वजह से, पर फिर भी काफी शो देखा मैंने और हर जनरेशन में टैलेंट्स होते हैं और वो लीड करते हैं 100 ऑफ ईयर्स तक। फिर वो जूफेन को आते हुए देखकर कहता है अभी तक 1000 साल हो चुके हैं और अब किसी ने हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म कर लिया है और तो और वो लोअर 3 सेक्ट में से है और इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग इंटेंस होने वाली है। हा। और झुके हुए जन्मू का दिल ये सुनकर कांप उठा। वो कहता है क्या उसने पहले से ही
इस बूढ़े आदमी के बारे में पहचान लिया था, इसे सुपीरियर 3 सेक्ट भी नहीं छू सकते। फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है, आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अब जाओ यहाँ से और अपने ग्रजेस को सेटल करो डबल ड्रैगन गैदरिंग में, और तुम्हारे पास एडवांटेज होगा विद द सुपीरियर 3 सेक्ट सेटिंग द स्टेज विथ योर स्ट्रॉन्ग ब्रदर। और यहाँ पर अकेले रहकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इस टाइम पर जो जन्मू का दिल था वो केओस में था, उसके पास सुनने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी। वो अपने मन में सोचता है, हाँ ये सही भी है, यहाँ पर इस लड़के के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, से सभी लोगों के साथ गैंगअप होकर डबल ड्रैगन गैदरिंग वाले दिन देखूंगा। और तो और एक लोअर 3 सेक्ट का अकेला डिसिपल क्या ही कर पाएगा। और फिर जो जन्मू होता है अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है, थैंक यू सीनियर, मुझे याद दिलाने के लिए। और फिर जो जन्मू होता है वहाँ से चला जाता है। और वो जो ओल्ड मैन था वो जूफेन को देख रहा था। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्रुप रेस्ट कर रहा था थिक फॉरेस्ट में, सिनिस्टर फेसेस, और वो सभी डिमोनिक कल्टिवेटर्स थे। तभी वहाँ पर कोई कहता है, चलो उठो, हम लोग बस 1 दिन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये वॉइस एक एल्डर की थी। और फिर वो कहता है, आखिरकार अभी तक यन्मू कहाँ है, हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, ये लड़का अभी तक नहीं आया है, क्या वो वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट से फाइट करना चाहता भी है, और वो कितना ज्यादा स्पाइनलेस है, मेरी जितनी भी उम्मीद थी वो बेकार हो गई, और अगर वो एक बार मेरे हाथ लग गया उसे जरूर ही इस बात का दुख होगा। और फिर तभी एक लड़की कहती है, एल्डर किन ये सीनियर ब्रदर उनमें से एक नहीं है जो कि अपनी ड्यूटीज को भूल जाए, और वो जरूर ही यहाँ पर होंगे, और हमारे पास एक भी दिन नहीं बचा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट ब्रदर जन्मू वो किन क्यू को हराकर वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट बन जाएंगे। और ब्रदर जन्मू इस समय का बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। फिर जो एल्डर किन ये होता है वो कहता है, आई होप वो टाइम से आ जाए, वो सड़ा हुआ लड़का हमेशा ही इधर उधर पागलपन किया करता है, मैं उसे ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि वो कभी भी नहीं भूलेगा। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और हिलियन फ्लेम्स के एल्डर्स की आंखों में जन्मू था वो एक एप्पल था। तभी वहाँ पर एक रेड चीज चमकती है, जो जन्मू होता है उनके सामने आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर जो वो लड़की थी वो कहती है, ब्रदर जन्मू जरूर आएंगे, वो किन क्यू से फाइट करने के लिए, और देखो वो आ गए। फिर कोई हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सीनियर ब्रदर को अच्छे से जानती हो। फिर जो एल्डर किन ये होते हैं जन्मू के ऊपर चिल्लाते हुए आते हैं और उसको बहुत जोरों का एक स्लैप मारते हैं। और वो एल्डर कहता है, लड़के तुमने दोबारा से मुझे परेशान कर दिया था, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती फिर तुम मिस कर देते डबल ड्रैगन गैदरिंग को। जो जन्मू था वो इस समय कांप रहा था, तो और वो बहुत ज्यादा पेन में था, उसके हेड से बहकर उसके कपड़ों में लग जाता है। फिर जो वो लड़की होती है वो उन एल्डर से कहती है पॉइंट करते हुए, आपने ये क्या कर दिया, आपने चोट पहुंचाई सीनियर ब्रदर जैन को, और अगर ये डबल ड्रैगन गैदरिंग हारते हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हारेंगे। फिर जो वो एल्डर होता है वो कहता है, अरे रुक जाओ, मैंने तो बस इसे टच किया था, ये सिर्फ एक लाइट स्लैब था, ये इतना भी कमजोर नहीं है, मेरे इस स्लैब को भी ना सह पाए। और फिर वो लोग जन्मू से कहते हैं, फिर तुम्हारे साथ वेस्टर्न लैंड में ऐसा किसने कर दिया। और फिर वो बहुत ज्यादा हेट्रेड के साथ बोलता है, मुझे याद मत दिलाओ। फिर वो कंटिन्यू होते हुए कहता है, मैं हंट के लिए गया था और वहाँ पर किसी ने मुझे ही प्रे बना दिया था। और फिर तभी जो एल्डर किन ये होते हैं वो कहते हैं, फिर कर वो कौन सा ओल्ड बास्टर है और किसकी हिम्मत हुई जो कि हिलियम फ्लेम के डिसिपल को टच कर सके। और फिर जन्मू कहता है, इसे ओल्ड मैन ने नहीं एक लड़के ने किया है। ये कहकर जन्मू अपने सर को हिलाता है शर्म से। तो वो कंटिन्यू होते हुए कहता है, मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है और हमें अभी नीचे रहने की जरूरत है और अभी हमें किसी को प्रोवोक नहीं करना है, स्पेशली वो ओल्ड ड्रंक मैन को। और इस टाइम पर अभी सभी लोग स्पीचलेस थे। और जो जन्मू होता है दोबारा से कंटिन्यू होते हुए कहता है, 10 सेक्ट के लिए यही अच्छा होगा कि वो उस ओल्ड मैन से ना उलझे और ऐसा ना हो कि उसने जो 800 साल पहले किया था दोबारा से वैसा ही कर दे। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।